Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Today we will study the class 10th poem Amanda, written by Robin Klein. You can see students, there is a sign of exclamation at the end of this title. तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि जो पोएम है वो एड्रेस किया जा रहा है उसमें अमेंडा को। अमेंडा एक स्कूल गोइंग गर्ल है और उसको कौन एड्रेस कर रहा है हम उसको स्टडी करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द राइटर और द पोएट। सो लेट अस नो समथिंग अबाउट द ऑथर। रॉबिन क्लीन वॉज वन ऑफ द 9 चिल्ड्रन। वो उसके जो ब्रदर सिस्टर थे वो 9 चिल्ड्रन थे उनके पेरेंट्स के। शी हैड हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 16। तो इससे आप थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी। तो वो उनकी जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी वो जब वो 16 साल की थी तब पब्लिश हुई थी। शी वर्क्स इन नंबर ऑफ जॉब्स बिफोर बिकमिंग एन इस्टेब्लिश्ड राइटर। इससे पहले कि वो इस्टेब्लिश राइटर बनी थी, राइटर के तौर पर वो इस्टेब्लिश हुई, उन्होंने बहुत सारे और जॉब्स किए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था टी लेडी एट ए वेयर हाउस। उन्होंने एक वेयर हाउस तक में काम किया। वेयर हाउस का मतलब एक छोटी सी फैक्ट्री टाइप जो थी जहाँ टी वगैरह का काम होता होगा, वहाँ काम किया। बुक शॉप पर असिस्टेंट के तौर पर काम किया, नर्स। और कॉपर पर एनामल भी चढ़ाने का उन्होंने काम किया, उस पर इनामिलिस्ट भी बनी उसकी। एंड प्रोग्राम एड एट स्कूल फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। और यहाँ तक कि एक स्कूल में डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के लिए जो प्रोग्राम में सहायता करते हैं, एड होते हैं, वो भी काम उन्होंने किया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत जॉब किए बिकॉज वो गरीब थी और उन्हें शायद जो इतने सारे जो बच्चे थे वो सपोर्ट करना पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए। इन 1981 शी वॉज अवार्डेड अ लिटरेचर बोर्ड ग्रांट। और उसके साथ साथ उन्होंने छोटी मोटी राइटिंग की होगी तो 1981 में उन्हें लिटरेचर बोर्ड अवार्ड मिला था फॉर राइटिंग के लिए। एंड सिंस देन शी हैज हैड मोर देन 20 बुक्स पब्लिश्ड। और तब से लेकर अब तक उनकी 20 बुक्स जो हैं पब्लिश हो चुकी हैं। रॉबिन क्लीन वॉज एजुकेटेड एट न्यू कैसल गर्ल्स हाई स्कूल। वो इस स्कूल में पढ़ी हुई थी। सो लेट अस मूव ऑन and first study the theme, but first have a look at the author. She is Robin Klein. Now, theme of the poem. Robin Klein wants to make us clear in this poem that every child should be given freedom to enjoy his child. क्या थीम, क्या शो करना चाहती हैं? वो ये बताना चाहती हैं कि हर बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। बचपन में उसको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। अननेसेसरी पेरेंटल रेस्ट्रिक्शन में अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एडवर्सली। कि अगर अननेसेसरी तरीके से अगर पेरेंट्स जो हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे बच्चे को तो उसकी ग्रोथ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। मे भी हो सकता है जो राइटर हैं वो खुद इसके प्रे बनी हो, खुद उनके साथ ऐसा हुआ हो तभी वो उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। ही हैज़ प्रूव्ड द फैक्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए यंग गर्ल। और इस बात को वो एक यंग गर्ल अमेंडा का एग्जाम्पल लेकर शो कर रही हैं इस पोएम में। जैसा आपने देखा कि अमेंडा को एड्रेस किया जा रहा है। शी इज़ टायर्ड ऑफ हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस। हालांकि इस पोएम के अंदर बताया नहीं गया है कि वो उसकी मदर है, लेकिन उनकी कन्वर्सेशन से पता लग रहा है कि मदर जो है वो बच्चे को एड्रेस कर रही है और वो उसको लगातार इंस्ट्रक्शंस देती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए जो अमेंडा है, जो गर्ल है, वो तैयार नहीं है। शी इज सैड, वो सैड है। रिजल्टेंटली अमेंडा हैज बिकम मूडी एंड सल्किंग नेचर। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि वो मूडी हो गई, वो उसका मूड स्विंग्स होते हैं और सल्किंग नेचर हो गया उसका। सल्किंग में हमेशा जो है नाराज रहना, खिंचे रहना, और एक तरह से वो अपनी कल्पनाओं में खोई रहती है, इमेजिनेशन में खोई रहती है। ये आपको पोएम के थ्रू पता लगेगा। तो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग द पोएम। देयर इज एन इंट्रोडक्शन गिवन एट द स्टार्ट ऑफ द पोएम. Let us read this. Every child feels that he, she
इज कंट्रोल्ड, कि हर बच्चा ये फील करता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं, नॉट टू डू वन थिंग और अदर, कि एक चीज करे दूसरी ना करे, तो इस तरीके से उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। हर बच्चा ये फील करता है जब भी वो थोड़ा सा रियलाइज करना शुरू करता है अपनी आइडेंटिटी को। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कटिंग। तो स्टूडेंट्स आप भी देखेंगे कि आपको भी कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स जो है आपकी फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू डू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। तो ये स्टूडेंट्स आपको करना है, लेकिन पोएम पढ़ने के बाद करना है। टू रीड द पोएम अलाउड, फॉर्म पेयर्स, ईच रीडिंग alternate stanzas, you are in for a surprise। क्या कहा गया है कि जब आप ये पोएम पढ़ेंगे तो आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं उनमें से जब आप स्टडी कर चुके होंगे तो आप उनको ले लेंगे साथ में, ये आपका फ्रेंड होगा, दो फ्रेंड मिलकर आप क्या करेंगे, जो दो स्टेंजास हैं उनमें से एक आप पढ़ोगे और एक आपके जो फ्रेंड है वो पढ़ेगा। उससे होगा क्या कि आप अपने फ्रेंड्स से कन्वर्सेशन करोगे, जैसे मदर और अमांडा जो है आपस में कर रही हैं, फिर आपको पता लगेगा कि दोनों की कन्वर्सेशन किस तरीके से हो रही है। सो लेट अस रीड द फर्स्ट स्टैंजा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब देखिए अमेंडा को एड्रेस किया गया है, सारी लाइंस में जो है अमेंडा को एड्रेस किया गया है, और इमेजिन कर रहे हैं कि उसकी जो मदर है वो अमेंडा को इस तरीके से एड्रेस कर रही है। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, वो कुछ करने को मना कर रही है। क्या करने को मना करी अमेंडा को? कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने नेल्स को मत चबाओ। बच्चों की आदत होती है कि वो नेल्स चबाते रहते हैं, तो वो इंस्ट्रक्ट कर रही है उन्हें, तो उसको डिसिप्लिन करने के लिए वो कह रही है कि तुम अपने नेल्स को बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, और क्या कह रही है कि तुम अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। हंच का मतलब क्या होता है? स्टूप, मतलब उनको मत झुकाओ, उनको नीचे मत करो, अपने कंधों को झुका के मत चलो। नॉर्मली ये कहा जाता है ना कि पोस्चर अच्छा होना चाहिए, तो पेरेंट्स उस चीज पर ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चों को कभी कभार ये बातें जो है अच्छी नहीं लगती, और ज्यादा उनको अगर इंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उन्हें लगता है उनकी फ्रीडम को कट किया जा रहा है। तो वो कह रही है कि अपने कंधों को भी मत हंच करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, कि तुम स्टॉप स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब क्या है? स्लाउचिंग का मतलब क्या है कि नीचे झुकने का पोस्चर, सिर झुकाना या सारा टाइम नीचे की तरफ झुके रहना, ये जो स्लाउचिंग है ये मत करो। जब हम बैठते हैं तो नॉर्मली हम सीधे नहीं बैठते, बच्चे क्या करते हैं वो गलत पोस्चर में बैठ जाते हैं, वो स्लाउच कर जाते हैं, अपने बिल्कुल कमर को झुका कर बैठ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं इस तरीके से तुम ड्रूप मत करो और सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमेंडा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो इंटेंशन होती है वो बुरी नहीं होती, लेकिन बच्चों को बार बार उनको अगर टोका जाता है तो ये चीज पसंद नहीं आती, और यही अमेंडा के साथ हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा के अंदर ब्रैकेट में दी गई है, इट मीन्स ये जो स्टेंजा है ये अमेंडा अपने लिए इमेजिन कर रही कि उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट किए जा रही है, और वो और भी ज्यादा अपने आप में खोती जा रही है। वो अपनी मदर की बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली किसी को क्वेश्चन किया जाएगा, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो वो सुनना बंद कर देता है, और यही अमेंडा के साथ होता है। तो वो क्या सोच रही है मन में? उसकी मदर बोले जा रही है और वो अपने मन में अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। वो क्या सोचती है? देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। देखिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें क्या सोच रही है कि जैसे वो कोई मरमेड हो और वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, और क्या सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब डल सा, थोड़ा बोरिंग सा, मतलब जिसमें कोई ज्यादा जोश नहीं है, ऐसा एमरल्ड सी। एमरल्ड होता है, एमरल्ड एक जेम होता है, ग्रीन कलर का जो जेम स्टोन होता है उसको एमरल्ड बोलते हैं। तो एमरल्ड सी, ग्रीन कलर का सी दिखाई दे रहा है, और वो थोड़ा सा उसे क्या लग रहा है? लैंग्वेज, क्योंकि वो एक मरमेड है तो सी में होगी
मरमेड आपको पता है कौन होते हैं? कि मरमेड जो होता है वो एक आधा मछली का उसका पार्ट होता है और आधा जो पार्ट होता है वो एक लेडी का होता है, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल माना जाता है उसको। तो वो अपने आप को एक मरमेड की तरह मान रही है, उसे घर में फ्रीडम दिखाई नहीं दे रही, तो वो अपने आप को मरमेड के तौर पर इमेजिन कर लेती है कि जैसे कि वो मरमेड है और वो सी के पास है। और सी कैसा है? लैंग्वेज एमरल्ड कलर का है, ग्रीन कलर का है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। और वो क्या इमेजिन करती है कि वहां पर सोल, सोल मतलब इकलौती, अकेली, ओनली, इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाली, जो सी की इकलौती रहने वाली जो है वो कौन है? मी, मैं। कि वो अपने आप को कल्पना करती है वो वहाँ अकेली रहने वाली है, क्योंकि वो अपनी मदर की नैगिंग से थक गई है, उसके बार बार इंस्ट्रक्ट करने से थक गई है, तो वो अपने आप को बहुत दूर ले जाना चाहती है और अकेले रहना चाहती है। वो कह रही है कि जैसे मैं मरमेड हूँ और किसी एमरल्ड सी के पास मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, अ मरमेड, और इस तरीके से मैं मरमेड हूँ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? मूव स्लोली, स्लोली स्लोली मूव करना। जैसे आप देखते हैं कि जो सी एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं, या यूं एक तरीके से वो स्विम करते हैं या फ्लोट करते हैं पानी में, तो उस तरीके से वो इमेजिन कर रही है। और ब्लिसफुली, ब्लिसफुली का मतलब क्या? हैप्पीली, बड़ी खुशी से वो ड्रिफ्ट कर रही है उस पानी के अंदर। तो आप दोनों स्टेंजास के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से उसकी मदर उन्हें उसे इंस्ट्रक्ट करने पर लगी हुई है, लेकिन इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है और ये अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। नेक्स्ट स्टेंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? कि अमेंडा, क्या तुमने अपने होमवर्क को फिनिश किया? होमवर्क मीन्स जो अपना होमवर्क है, पेरेंट्स तो नेचुरली क्वेश्चन करते हैं, तो क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा? ये उसकी मदर के क्वेश्चन है। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? कि अमेंडा, क्या आपने अपने रूम को टाइडी किया? टाइडी मतलब क्लीन किया है अपने रूम को। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मैंने तो सोचा था कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें शूज क्लीन करने हैं। तो अब फर्स्ट स्टेंजा के अंदर तुम्हें क्या नहीं करना है? इस स्टेंजा के अंदर है कि मदर जो कोई काम दे रही है कि होमवर्क फिनिश कर लो, अपने रूम को टाइडी कर लो, अपने शूज जो है उन्हें साफ कर लो। तो इस तरीके से मदर जो है उसे लगातार इंस्ट्रक्ट कर रही है, शूज क्लीन करने के लिए भी, टाइडी रूम करने के लिए भी, और होमवर्क को फिनिश करने के लिए। और ये नेचुरल है, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इसी तरीके से उनको डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते। और अब अमेंडा जो है क्या इमेजिन कर रही है कि उसको लग रहा है कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन से तो बेटर होता कि वो एक ऑर्फन होती। आई एम एन ऑर्फन, फिर ये ब्रैकेट में आ गया, इट मीन्स वो इमेजिन कर रही है आई एम एन ऑर्फन, मैं जैसे एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन मतलब अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसका कोई नहीं है, वो अकेला बच्चा है। रोमिंग द स्ट्रीट, कि इससे बेटर होता कि मैं एक ऑर्फन ही होती, कि इस तरह कॉन्स्टेंटली मुझे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उससे बेटर मैं एक ऑर्फन होती। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में ही घूमती, चाहे रोम करती, रोम मतलब वंडर, इधर उधर घूमती, वो भी बेटर होता, कम से कम मुझे फ्रीडम तो होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद हस्ड बेयर फीट, कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जैसे मैं ऑर्फन हूँ और मैं पैटर्न कर रही हूँ, पैटर्न मीन्स मेक पैटर्न, मैं पैटर्न बना रही हूँ, डिजाइन बना रही हूँ सॉफ्ट डस्ट के ऊपर। जो सॉफ्ट सी डस्ट है, सॉइल है, उसके ऊपर मेरे पैटर्न बने हैं हस्ड बेयर फीट। हस्ड का मतलब क्या है? कि जैसे कि वो बड़े ही शांत हो, क्वाइट हो, अपने शांत चुप। आपको पता है कि जो बेयर फीट है वो होते हैं उनकी आवाज नहीं आती और सोयल के ऊपर तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो नंगे पैर है मेरे, बेयर फीट है, उनसे मैं जैसे सॉफ्ट डस्ट के ऊपर पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, कि ये जो साइलेंस है गोल्डन है। साइलेंस गोल्डन क्यों? कोई भी टोकने वाला नहीं है, बड़ा ही गोल्डन, कोई नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऑर्फन हूँ, कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करने को नहीं है। तो ये जो साइलेंस है, ये जो क्वाइटनेस है, ये गोल्डन है मेरे लिए। गोल्डन मतलब सुनहरा, मतलब बहुत अच्छा है। कोई चीज गोल्डन कब होती है? बहुत ही अच्छी हो, इम्पोर्टेंट हो, तो उसको कहेंगे गोल्डन। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये जो फ्रीडम है मुझे प्यारी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। उसकी मदर बोल रही है लेकिन वो सुन नहीं रही है, वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है।
Now let us move on with the next stanza. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to Amanda? तो अब मदर क्या बोला, चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। अब वो फिर पूछ रही है कि उस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा, हो सकता है वो उसके लिए सही ना हो, उसके लिए ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छा ना हो। तो पेरेंट्स तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं, लेकिन अमेंडा को ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि चॉकलेट मत खाओ, अपना एक्ने का ध्यान रखो, क्योंकि उसके जो एक्ने है मीन्स उसकी जो फुंसी है वो बढ़ जाती होंगी। तो उसको याद दिला रही है कि तुम्हें एक्ने हो जाता है, इस वजह से तुम चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू। और एज यू नो वो इमेजिनेशन में खोई रहती है और ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो वो फिर उसको पूछ रही है कि क्या तुम कभी मेरी तरफ देखोगी और मुझसे बात करोगी, क्योंकि वो कभी मदर की तरफ ध्यान नहीं देती। तो इस तरीके से वो फिर से उसे पूछ रही है, लेकिन एज यू नो उसको ये चीज़ भी पसंद नहीं आएगी, वो इस चीज़ को भी पसंद नहीं करेगी। तो अब वो कहाँ खोई हुई है, लेट अस सी। I'm Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. देखिए सारी इस पोएम के अंदर जो भी स्टेंजा है उसकी जो लाइनें हैं आपस में राइम कर रही हैं। तो जो राइम स्कीम हो गई ए हो गई है। तो आई एम रेपुंजल, मैं रेपुंजल हूँ। रेपुंजल कौन थी, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, फेरी स्टोरीज आप पढ़ते हैं तो उसमें रेपुंजल एक ब्यूटीफुल लेडी थी और उसको एक टावर में बंद कर दिया गया था। तो किस तरीके से वहाँ पर उसका जो राजकुमार होता है वो आता है और उसको कैसे निकालता है वहाँ से, तो इस तरीके से ये स्टोरी है। तो वो अपने आप को रेपुंजल सोच रही है कि मैं रेपुंजल हूँ, जैसे कि काश मैं रेपुंजल ही होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मेरे पास कोई केयर ही नहीं है, मैं परवाह ही नहीं कर रही हूँ किसी की। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, वो बिल्कुल इमेजिन करे कि मैं जैसे एक रेपुंजल ही हूँ। और क्या सोच रही है कि टावर में, वो टावर में अकेली रहती क्योंकि उसको वहां पर रोक के रखा गया था। तो वो कहती वो जो मेरी फ्रीडम को कर्टेल किया जाता वो भी बेटर होता, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मुझे कोई इंस्ट्रक्टर नहीं करता, वहां मैं अकेली रहती, जो चाहे करती। और वहाँ टावर में जो लाइफ, टावर का मतलब एक ऊंची बिल्डिंग में जो लाइफ थी वो ट्रैंक्विल थी, ट्रैंक्विल होती, ट्रैंक्विल मतलब काफी शांत होती, काफी अच्छी होती, काम होती, एंड रेयर, और मेरे लिए बड़ी ही रेयर होती है। रेयर का मतलब बड़ी ही दुर्लभ होती, कोई बहुत ही ज्यादा मुझे चाहिए ये, और मेरे लिए ये रेयर चीज है कि ऐसी लाइफ मुझे मिलती। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन ये सर्टेनली, ये पक्का था कि मैं कभी अपने ब्राइट हेयर को लेट डाउन नहीं करती, कभी भी नीचे नहीं करती। क्योंकि आपको पता है जैसा कि स्टोरी में है कि रपुंजल जो है उसका जो प्रिंस आता था तो उसके लिए वो अपने बालों को नीचे कर देती थी, क्योंकि उसकी खासियत ये थी कि उसके बाल बहुत ही ज्यादा लॉन्ग थे, उसके लॉन्ग हेयर थे और उनको नीचे करती थी, और उनको पकड़ के जो था प्रिंस ऊपर आ जाता था। लेकिन वो क्या कह रही है, मैं वहां इतनी खुश होती अकेली कि मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं करती। उसको टावर नहीं तो उसको उसके थ्रू ही वो टावर से बाहर निकल आई थी। तो कह रही है कि मैं ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे अकेले रहना था और वहां की लाइफ मुझे पसंद होती, कि काश ऐसी लाइफ मुझे मिलती। लेकिन वो सोचती है कि ऐसी लाइफ नहीं है, मुझे तो बार बार टोका जाता है। अब उसकी मदर जो है फिर से उसे बोली है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। मदर क्या कह रही है कि ये सल्किंग बंद करो। सल्किंग मतलब ये बार बार तुम एनॉयड हो जाती हो, सलन नेचर हो जाता है तुम्हारा, ये बंद कर दो, इस तरीके से खींचना बंद कर दो, कि ये जो सल्किंग है, एनॉयंस है, इसको बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, क्योंकि तुम हमेशा मूडी रहती हो अमेंडा, तुम हमेशा ही अपने मूड के अकॉर्डिंग, तुम्हारा जो मूड है वो काफी स्विंग होता है, तो इस तरीके से मत करो, तुम्हें गुस्सा आ जाता है तो ऐसा मत करो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, कि कोई भी सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, कि मैं तुम्हें हमेशा टोकती रहती हूँ, डिस्टर्ब करती रहती हूँ। नैगिंग मतलब बार बार टोका टोकी करना, बार बार कंप्लेन करना। तो कोई भी सोचेगा, जिस तरीके से तुम बिहेव करी हो ऐसे तो कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें नैग
करती रहती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखेंगे कि एक स्टेज ऐसी आती है बचपन में, एडोलेसेंस में, कि शायद बच्चों को इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पसंद नहीं है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए लाइफ में ऐसा करते रहते हैं, और इस तरीके से एक जनरेशन गैप जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। और आप बच्चों इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं और देख सकते हो कि आप भी ऐसा कभी कभी महसूस करते हैं। तो ये दोनों की ही जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, बच्चे, चिल्ड्रन ज़्यादा ध्यान दें इस बारे में कि दोनों ही अपनी तरफ से सही होते हैं, और हमें वहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए, और बच्चों को भी पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए, और पेरेंट्स को भी उन्हें बार बार इस तरीके से टोकना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी पोएम थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल।